अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। एक तरफ इंतखाबी इस्लाहात की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ एक और इंतखाब मुतनाज़ हो गया है। इन्हें 249 पर जब तनाज़ा खड़ा हुआ तो वोटों की दोबारा गिनती की बात की गई, मगर पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम जमातों ने रिकाउंटिंग का बॉयकॉट कर दिया। पोलिंग बैंक्स की सील खुली होने का इल्ज़ाम लगा दिया। अगर दोबारा गिनती के बाद भी तनाज़ा ख़त्म नहीं होता तो फिर क्या होगा? दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे 10 इंतखाबात में पीटीआई की पैदर पे शिकस्तों की। सिर्फ 11वां यानी एक इंतखाब ऐसा था जो पीटीआई ने जीता। अवाम पीटीआई को वोट ना देकर क्या पैगाम दे रहे हैं? और आखिर में बात करेंगे वज़ीर आज़म के निज़ाम इंसाफ पर अदम एतमाद की। हमारे पैनल में आज मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, मोना आलम ने हमें ज्वाइन किया है, जैगम खान साहब भी हमारे साथ हैं, अंबर शमसी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और डॉक्टर नाजिर महमूद साहब भी इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तमाम मौजूद मेहमानों के वक्त का बहुत शुक्रिया। पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। इन्हें 249 पर पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों ने वोटों की दोबारा गिनती के अमल का बॉयकॉट कर दिया है। उम्मीदवारों ने इल्जाम लगाया है कि पोलिंग बैग्स पर सील नहीं लगी हुई और वो खुले हुए हैं। उम्मीदवारों ने फॉर्म 45 और 46 ना मिलने पर भी एतराज करके दोबारा गिनती का बॉयकॉट किया है। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का ऐलान भी किया है। इन्हें 249 पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम जमातों का दोबारा गिनती का बॉयकॉट। सवाल यह है कि क्या ये मामला मुतनाज़ ही रहेगा? डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है? जी, मुतनाज़ा तो रहेगा। ये तो जवाब तो है मेरा हाँ में। आप ये कि मुतनाज़ा होने के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, सतह होते हैं, लेकिन उस पर बात करने से पहले दो और चीज़ों पे बात करना मेरे ख्याल ज़रूरी है। एक तो ये कि दोबारा गिनती क्या है और बाइकआउट क्यों किया गया। लेकिन दोबारा गिनती का फैसला इलेक्शन कमीशन का बहुत अच्छा था, ये होनी चाहिए थी। जब भी इस तरह के बहुत कम मार्जिन से हार या जीत होती है तो उसमें उम्मीदवार को हक़ है, हारने वाले उम्मीदवार को वो दोबारा गिनती का मुतालबा करे। तो ये फैसला तो अच्छा था। लेकिन एक चीज़ जो जहन में रखने की वो ये है कि जब दोबारा गिनती होती है तो इसका मतलब होता है सिर्फ गिनती, यानी जो बैलेट पेपर्स हैं उनको काउंट किया जाएगा कि किसको कितने वोट मिले हैं या कितने वोट मुस्तरद हुए। उसमें दूसरी तरह के मुतालबात करना वो उसमें नहीं आते। मसलन ये कि वो फॉर्म्स का मसला उठाया गया, 45 और 46 फॉर्म्स का, या काउंटर फॉइल्स नहीं थे। अब इन सब के लिए दूसरी शक़ें मौजूद हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल मौजूद है जहाँ पर कोई भी कैंडिडेट जाके वो जो चीज़ें हैं उनका मुआयना कर सकता है। तो यहाँ पर ये मुतालबा करना कि जी ये नहीं था वो नहीं था, ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर मैं पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है उससे मैं मुत्तफ़िक़ हूँ। तो गिनती को गिनती के तौर पर ही लेना चाहिए। बाकी चीज़ों के लिए दूसरी जगह पर कंप्लेन करने की इलेक्शन ट्रिब्यूनल में या कहीं पर और जाकर वो देखने की ज़रूरत है। अच्छा, सील का जो मसला होता है, अब सील की अब इन्होंने क्या किया है कि दो बैग देखे कि 2 बैग की सील टूटी हुई थी। सील कभी ये होता है गिर जाती है, कभी ठीक तरह से लगाई नहीं जाती, मुख्तलिफ वजह होती है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई बददियानती ही शामिल हो। ठीक है, तो इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए। अब बाइकआउट जो किया गया, देखें बाइकआउट एक ऐसी चीज़ है कि जो किसी भी सूरत हाल में नहीं करना चाहिए। एक एक्टिविटी हो रही है, आपने मुतालबा किया है, इसके बावजूद कि आप उस प्रोसेस से पूरी तरह मुतमईन नहीं हैं, उस अमल में शामिल रहना चाहिए। बाइकआउट या गिनती का हो, इलेक्शन का हो, मुज़ाकरात का हो, जमहूरी अमल हमें ये सिखाता है कि आपको अमल में शामिल रहना चाहिए। बेशक आप उससे पूरी तरह मुतमईन ना हो, लेकिन अमल में आप शामिल रहें, उससे आप बेहतर ज़्यादा तरीके से तैयार होकर सामने आते हैं। तो ये बाइकआउट का फ़ैसला जो है वो बिल्कुल गलत था। ये अपोजिशन को नहीं करना चाहिए। जो भी हुआ है उसको आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपने मुतनाज़ा होने की बात की, यहाँ ये देखना ज़रूरी है कि मुतनाज़ा होने का क्या मतलब है। जब मैंने ये कहा कि ये मुतनाज़ा रहेगा, देखिए मुतनाज़ा होने के कई एक सतह हो सकती है ना। एक मुतनाज़ा तो ये हो सकता है कि आपकी अपनी रिजर्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। जैसे इलेक्शंस बहुत से पूरे पाकिस्तान की तारीख़ में कोई भी इलेक्शन बिल्कुल गैर मुतनाज़ा नहीं रहे, हर एक में कुछ कुछ होता रहा। लेकिन बास तनाज़ात का लेवल वो होता है कि जहाँ पे इंतहा पर जाते हैं। जैसे कि 1977 के इलेक्शन थे, PNA ने मुतनाज़ा इतना बना दिया कि उन्होंने मारने से ही इनकार कर दिया, सड़कों पे निकल आए, उसके नतीजे में मार्शल लॉ लगा, जो कुछ भी है वो सब ने देखा है। तो मुतनाज़ा तो ये रहेगा, लेकिन इस तनाज़े को सिर्फ उस हद तक रहना चाहिए जहाँ पर आप ये कहें कि जी हमारे रिजर्वेशन हैं, अमल ठीक नहीं हुआ। इस अमल में यानी जो पोलिंग एजेंट्स हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, पोलिंग ऑफिसर्स हैं, उन सब की मज़ीद तरबियत की ज़रूरत है। ये सब आप कहें, ये तो तनाज़े का हिस्सा है। लेकिन उस तनाज़े को आगे ले जाकर एक दूसरे
ऊपर या एक दूसरे के साथ बदज़बानी करना, जैसे कुछ कैंडिडेट्स ने किया, एक दूसरे को कह रहा है कि जी आपका ज़िल्लत आपका मुक़द्दर है, दूसरा कह रहा है ज़िल्लत आपका मुक़द्दर है, ये एक अवामी नुमाइंदों को ये ज़ेब नहीं देता कि तनाज़े को उस हद तक लेकर जाएं। तो मेरा ये ख्याल है कि आज कोई जो भी रिजल्ट निकले, जो भी कैंडिडेट जीते, अब इसको इस मामले को ख़त्म करना चाहिए। दोनों पार्टीज़ को, हारने वाले और जीतने वाले दोनों को बड़ेपन का मुजाहरा दे के रिजर्वेशन अपने बेशक रखें, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें, लेकिन इस तनाज़े को एक ख़ास हद से न बढ़ाएं। ठीक है मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, आपने हमेशा जब मुतनाज़ इंतखाबात की बात हुई तो आपने कहा कि हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन पे नहीं डालनी चाहिए, लेट देम डू अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन एक ऐसा अमल कर रहा है जिस पर जो एतराज़ करने वाले लोग हैं वो मुत्तफ़िक नहीं है, वो बॉयकॉट कर रहे हैं। इससे मामला तो वही का वही रहेगा, इससे मसला तो हल नहीं होगा। मुतनाज़ इंतखाब का अगर नतीजा दोबारा ऐसी सूरत में निकलता है कि वो तनाज़ा बरकरार है तो फिर उस रिकाउंटिंग का क्या फ़ायदा? देखें, इंतखाब को दो तरह देखें। एक तो ये है कि उसका जो अमूमी तासुर है लोगों की नज़र में, जो आवाम की नज़र में, आवाम जो है उन इंतखाबात को मुनसिफाना माने। ये ज़रूरी नहीं है कि लड़ने वाले उम्मीदवार उसको इतना मुनसिफाना माने, जितना ज़रूरी ये बात है कि पब्लिक परसेप्शन जो है वो इलेक्ट्रल प्रोसेस का वो ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको शफाफ और मुनसिफाना माने। और इलेक्शन कमीशन का सबसे पहला काम यही है कि वो आवाम का एतमाद जीते। जहाँ तक आज की बात है, मैं समझता हूँ कि आज बड़े क्लियर ऑर्डर्स थे रीकाउंट के, ना फोरेंसिक ऑडिट के ऑर्डर्स थे, ना दूसरे किसी चीज़ के ऑर्डर्स थे। लिहाजा आज रीकाउंट होना था और वो रीकाउंट के ही ऑर्डर्स रिटर्निंग अफसर के पास मौजूद थे जो उसने शुरू किया। अगर वो कोई पूरे इलेक्ट्रल प्रोसेस का फोरेंसिक ऑडिट कराना चाहते हैं, वोटर्स के थंब इम्प्रेशंस का बायोमेट्रिक कराना चाहते हैं और कुछ सारे थैलों का फोरेंसिक ऑडिट को जो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके स्पेसिमेन सिग्नेचर्स को वेरीफाई करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो ट्रिब्यूनल और दूसरे फोरम्स मौजूद हैं। वो आज की कार्रवाई का हिस्सा तो नहीं हो सकता था, मैं डॉक्टर साहब से मुत्तफिक हूँ। दूसरा, मैं समझता हूँ कि कुछ 249 में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान फुफ्फा और नंद वाली लड़ाई शुरू हो गई है, शरीके की लड़ाई शुरू हो गई है, जिसमें हार कबूल करना और इज्जत बेइज्जती का मसला कुछ ज़्यादा बन गया है। कुछ आज इसलिए भी बाइकाट किया गया नून लीग की जानिब से और बाकी कि जी अगर हम रीकाउंट में भी हार गए तो हमारे पल्ले क्या रह जाएगा। हम तो बहुत ही, मेरा मतलब है, हमने रीकाउंट कराया जाके इलेक्शन कमीशन से, और अगर हम इस रीकाउंट के नतीजे में भी नहीं जीतते तो फिर क्या होगा, हमारा तो सारा पॉलिटिकल बैंकरप्सी हो जाएगी और बहुत ही किट लग जाएगी, बहुत तवा लग जाएगा और इससे पीपल पार्टी को बहुत पॉइंट स्कोरिंग का मौका मिल जाएगा। तो इस सारे से बचने के लिए मुझे लगता है बाइकाट करके और एक फोरेंसिक ऑडिट का नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है, वरना जो इनिशियल उनकी प्लेंट थी रीकाउंट की, उस हद तक अगर वो रहते तो आज रीकाउंट हो रहा था। अगर इस रीकाउंट के दौरान उन्हें कोई मजीद ऐसे शवाहिद मिलते जो धांधली या थैले खुले, उसकी अलग पिटिशन वो फाइल कर सकते थे कि जब रीकाउंट हो रहा था तो ये चीज़ें सामने आई हैं, इसके नतीजे में आप रीपोल की तरफ चले जाएं या क्या करें, जैसे कि डस्का में रीपोल हुआ भी, क्योंकि उसमें ऐसे शवाहिद दिए गए कि पोलिंग जो है वो मुनसिफाना नहीं हुई, फायरिंग होती रही, लोग आज़ादाना वोट का इस्तेमाल नहीं कर सके। तो इसलिए ये जो कुछ नए शवाहिद थे तो नए शवाहिद के साथ वो अलग अपनी दरख्वास्त लेके प्रॉपर फोरम पे जा सकते थे, लेकिन बाइकाट नहीं बनता था। मैं डॉक्टर साहब से मुत्तफिक हूँ, लेकिन बाइकाट उनकी ज़रूरत इसलिए था कि अगर वो बाइकाट ना करें और हार जाए रीकाउंट में भी तो फिर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग इतनी ज़्यादा करेगी पीपल्स पार्टी जिसको सहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पहले ही ट्विटर पे बिलावल और मरियम ऐसे लड़ पड़े हैं जैसे दो छोटे बच्चे आपस में कोई खेलते खेलते गुड्डा गुड्डी की लड़ाई में नहीं लड़ पड़ते हैं और फिर वो अपने अपने खिलौने लेके निकल पड़ते हैं और कहते हैं हम आइंदा नहीं खेलेंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो बचगाना रवैया है इसने इस इलेक्शन को ज़्यादा आलूदा किया है। ठीक है ज़ैगम खान साहब, जैसे भी सोहरावर्दी साहब ने भी कहा कि इनका जो मुतालबा है अगर रीकाउंट की तरफ जाते हैं तो फिर ऐसा होगा कि दोबारा भी हार जाते हैं तो ये इनके लिए ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस होगा, तो वो कुछ और चाहते हैं। अगर अल्टीमेटली वो ये चाहते हैं कि रीपोलिंग हो
तो रीपोलिंग का खर्चा तो बहुत ज़्यादा होता है, और अगर इसी तरह हर इंतखाब के बाद रीपोल होगा तो टैक्स पेयर का पैसा तो ज़ाया होता रहेगा। अगर हर इंतखाब में धांधली के इल्ज़ामात लगेंगे, फिर जो इंतखाबी इस्लाहात की बात हो रही है वो भी कोई 1-2 चेंजेस नहीं है, वो 49 चेंजेस है, वो भी एकदम से होना पॉसिबल नहीं होगा, ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो अल्टीमेटली हमें रास्ता इस वक्त फौरी तौर पर क्या नज़र आता है, क्या किया जा सकता है? देखिए, अल्टीमेट जो इसका सोल्यूशन है वो तो यही है कि इलेक्शन की लेजिटिमेसी बने और तमाम फरीकों की और पाकिस्तान के अवाम की इंतखाबात में एतमाद जो है वो दोबारा से बहाल हो। ये जो इसका तनाज़ा है, इसको सिर्फ हम एक जो है हल्के के तनाज़े के तौर पर नहीं देख सकते, इसको इसके कॉन्टेक्स्ट में रखना होगा। 2018 में जो कुछ हुआ, फिर अभी डस्का में जो कुछ हुआ, और साथ जो अपोजिशन की पॉलिटिक्स है, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ की जो पॉलिटिक्स है कि वो अपने आप को एक अग्रीव्ड पार्टी के तौर पे पोर्ट्रे कर रही है और एक साफ शफाफ इलेक्शन को अपना बुनियादी जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसको वो बनाकर चल रही है। और इसमें नई बात ये है कि पीपल्स पार्टी को भी टैग किया गया है उन ताकतों के साथ जिन पे मुस्लिम लीग नवाज़ और कुछ दूसरी अपोजिशन पार्टियां इलेक्शन को रिग करने का, इलेक्शन को चुराने का इल्ज़ाम लगाती हैं। तो ये हमें एक अपोजिशन के दरमियान जो साबिका पीडीएम की 2 बड़ी पार्टीज़ हैं उनके दरमियान में भी एक बहुत बड़ी अब एक दरार जो है वो नज़र आ रही है। देखिए क्या गेन किया उन्होंने, ये मेरे ख्याल में बड़ी क्लेवर एक लिहाज से स्ट्रेटजी थी कि रिकाउंट कराने वाला उन्होंने जो अपना ऑप्शन था, जो लीगल और टेक्निकल ऑप्शन था, उसको भी इस्तेमाल कर लिया, एग्जॉस्ट कर लिया उसको, और साथ साथ जो पॉलिटिकल एक्शन था कि उसका बायकाट करके और वो भी उन्होंने उसका शोर भी मचा लिया। और अब वो यकीनन अगले जो उनके पास जो भी ऑप्शंस होंगे जिनकी तरफ मेरे कोलीग्स ने इशारा किया, उन ऑप्शंस की तरफ वो ज़रूर जाएंगे। और जाहिर है ये तमाम अब इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड करता है, वो ये देखेगा कि क्या इसकी सीरियसनेस कितनी है, किस लेवल की है और किस तरह की रेमेडीज़ जो हैं दी जा सकती हैं। लेकिन अगेन फिर हमारी बदकिस्मती की बात यह है कि जो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के मैकेनिज़म्स हैं, जो ऐसे मसाइल जहां पैदा होते हैं इलेक्शन में, उसके बारे में भी बहुत से शकूक व शुबहात हैं, पार्टियों के भी और अवाम के भी। क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन में जब कोई तनाज़ा चला जाता है वो तो हल होने का नाम ही नहीं लेता। अब आप वाडा साहब का ही मसला देख लीजिए, और उससे पहले भी दर्जनों शायद सैकड़ों ऐसे मामलात हैं कि असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी कर लेती हैं और जो इतराज़ उठाया गया होता है, जो तनाज़ा पैदा हुआ होता है, इलेक्शन कमीशन उस तनाज़े को हल नहीं करता, उसकी सुनवाई ही नहीं होती। तो ये वाला जो है तनाज़े को हल करने के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के जो मामलात हैं, उसकी सुनवाई भी इलेक्शन कमीशन को ठीक होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को बहुत सा काम करने की ज़रूरत है कि ये मसला हल हो। लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम बात ये है कि सियासी जमातें, जैसे इन्होंने कोई 10 साल पहले कुछ चीज़ों पे इत्तफाक किया था और आपस में कुछ मामलात को सेटल किया था, उस तरीके से इनको भी दोबारा बैठकर आगे की तरफ जाने की ज़रूरत है। ठीक है मोना, ऑपोजिशन पार्टीज इस वक्त चाहती क्या है? अगर वो रिकाउंट नहीं चाह रही तो आपके ख्याल में उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए इस वक्त? मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन तो शायद ही कुछ कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उसी सूरत में कुछ कर पाएगा ना जब इलेक्शन कमीशन को मूव किया जाएगा। तो ये तो जो भी अग्रीव्ड पार्टीज हैं, बिलखुसूस पीएमएलएन, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनकी शिकायत है कि उनको हराया गया है वगैरह वगैरह, तो ये अगर मूव नहीं करेंगी इलेक्शन कमीशन को और फिर एक्सपेक्ट करें कि इलेक्शन कमीशन को साफ्ता तौर पे कुछ करे, तो ये तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है कि वो उनकी जो तैयारी है और मेरी इत्तलात के मुताबिक वो इसको मजीद मूव करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, क्योंकि डस्का में ये पीएमएलएन के इंसाइडर्स का ख्याल है कि उनको बहुत उनका साथ दिया और उनकी जो भी ग्रीवेंसेस थी उनको बहुत अच्छी तरह एड्रेस किया इलेक्शन कमीशन ने। तो उनको लगता है कि गालिबन इलेक्शन कमीशन के NA 249 के एपिसोड में भी उनका साथ देगा। हैविंग सेड दैट, जो अभी इस वक्त मसला है वो एक बड़े मसले की तरफ निशानदेही करता है, और वो ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि 2023 जो कि गालिबन इतना दूर नहीं है, अभी बिल्कुल हमें लगता है कि चलिए 2 साल पड़े हैं, लेकिन अगर हम लोग कोई इस्लाह करना चाहते हैं, कोई इसमें सिस्टम में सुधार करना चाहते हैं, तो 2 साल का तो कोई वक्त नहीं होता किसी भी सिस्टम की दुरुस्तगी के लिए। तो 2 साल के बाद ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि आम इंतखाबात का क्या हाल होगा।
जब बाई इलेक्शन इतने मुतनाज़े हो रहे हैं और इस तरह के हो रहे हैं कि जो लूजिंग पार्टी होती है वो एक अग्रीव्ड पार्टी बन जाती है। ये नून लीग के साथ वैसे बाय द वे ये हुई भी एक रेपिटेशन है एक तरह से कि 2018 में फैसल वाडा के अगेंस्ट शहबाज शरीफ साहब भी बहुत मार्जिनल फर्क से हारे, और फिर इस दफा भी मिफ्ता इस्माइल साहब को जो शिकस्त हुई वो भी काफी मार्जिनल फर्क था। अब रिकाउंटिंग की दरख्वास्त भी, ये जो तमाम मेरे कॉलीग्स कह रहे हैं ठीक है ये फेस सेविंग, ये बिल्कुल इस लॉजिक में भी या इस आर्ग्यूमेंट में वजन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा देखना चाहिए। एक तो अगर सील गायब है उन तमाम थैलों से तो ये भी बहुत बड़ी अभाम की बात है। अगर वोटिंग बैग्स में से या जहां जहां बैलेट्स हैं वहां से सील्स गायब है इलेक्शन कमीशन की, तो ये ऑब्वियसली इसमें तो शुकूक व शुबात पड़ेंगे। अच्छा, ये इनका एतराज है कि लेजिट है, लेकिन दूसरा एतराज मुझे नहीं लगता लेजिटिमेट है, वो मुझे लगता है स्पेक्यूलेटिव ज्यादा है। जो उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 उनको ताखीर से मिले या 10 बजे के बाद से मिलना बंद हो गए, अब उनको क्या पता कि फॉर्म 45 में क्या था उनके लिए क्या नहीं था। अगर उनको वो मिलते रहते टाइमली फॉर्म 45 तो क्या उसमें वाकई उनकी बर्तरी उसी तरह से मेंटेन रहती मिफ्ता इस्माइल साहब की। ये स्पेक्यूलेटिव इल्जाम है पीएमएलएन का। लेकिन ना एक बात जरूर हम तमाम के लिए सोचने वाली है कि ये जो पीपल्स पार्टी की जीत है, मैं नहीं समझती कि कोई इस किस्म की कारकर्दगी सिंध हुकूमत की रही है कराची के एतबार से बिलखुसूस कि जिसकी वजह से उनको ये सीट मिलती। और कितने सर्वेस झूठे होंगे, एक सर्वे झूठा, दूसरा झूठा, तीन सर्वेस थे जो कि प्रीएम्प्ट कर रहे थे कि क्या रिजल्ट्स या क्या नताइज आएंगे। जो सर्वेस बता रहे थे उसमें पीपल्स पार्टी बहुत पीछे थी, और अचानक से उन तमाम सर्वेस को झुटलाते हुए कादिर मंदोखेल साहब का जीतना, पढ़े लिखे लोग हैं ये दोनों, कादिर मंदोखेल साहब भी मिफ्ता इस्माइल भी, इसमें कोई वो नहीं, लेकिन फिर भी जो सर्वे था, मतलब आप ये नहीं कह सकते हर सर्वे जी आपने उसको अपने हिसाब से वो उसको ट्विस्ट किया हुआ है या अपने फेवर में उसको मोड़ा हुआ है, ये नहीं हो सकता। बड़ा सवाल जो है ना, मुझे लगता है उस बड़े सवाल की तरफ हम नहीं जा रहे। NA 249 को अपने तमाम ऑप्शंस, लीगल ऑप्शंस, तमाम जो पार्टीज है उनका हक है कि उसको एग्जॉस्ट करें, लेकिन ये भी तो सोचें कि आम इंतखाबात का क्या होगा। अगर एक बाई इलेक्शन पे हम लोग वाकई, जैसे अभी मिसाल दी गई कि हम बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, तो आम इंतखाबात में क्या करेंगे। और एक और बात मैं इजाफी करना चाहती हूँ कि PMLN भी अपना माइंड बना ले। कभी कहते हैं 2018 में फौज थी तो इसलिए उन्होंने मदाखलत करके हमें हराया, अब मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि जो बैलेट्स हैं वो फौज या रेंजर्स की निगरानी में करते हैं, हमें पीपल्स पार्टी से ज्यादा भरोसा है फौज या रेंजर्स पर। तो अपना भी थोड़ा सा एक माइंड बना ले कि चाहते क्या है या फिर। ठीक है अंबर, जितने इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगा उन सब में कोई ना कोई नया तरीका धांधली का हमारे सामने आता है। कभी कहा जाता है हमें फॉर्म 45 नहीं मिले, कभी कहा जाता है हमें फॉर्म 46 नहीं मिले, कभी कहा जाता है हमें अनसील्ड बॉक्सेस मिले, कभी कुछ। ये तो धांधली के नए नए तरीके ईजाद होते जा रहे हैं। अगर इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा, इलेक्शन कमीशन से हम एक्सपेक्ट करें कि वो कोई मेयर्स ले, तो वो आखिर क्या करे। एक के बाद एक तरीका आ जाता है वोट चोरी करने का, तो फिर ऐसी सूरत हाल से कैसे निपटा जा सकता है। जी देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। अगर अनसील्ड बैग्स हैं जैसे दावा किया जा रहा है, जो दीगर जो सियासी जमातें जो हारी थी और काउंट में शामिल थी, तो ये वाकई परेशान कुन होना चाहिए। ये एक सीरियस इरेगुलरिटी है, इसको हमें तस्लीम करना चाहिए। अगर 167 ऐसे फॉर्म 45 थे जिन पर दस्तखत नहीं किए गए थे, ये भी एक इरेगुलरिटी है जिस पे तशवीश होनी चाहिए। क्या ये वाकई गफलत थी? ये पोलिंग एजेंट्स ने उस वक्त क्यों नहीं, एक पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि उस वक्त क्यों नहीं निशानदेही की गई और अब क्यों इसकी निशानदेही की जा रही है। तो ये सब तमाम सवालात है। अच्छी बात है कि ये मामला आगे चल रहा है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं कि एक बाई इलेक्शन है, इसमें क्या क्या कुछ इसमें हमें नजर आ रहा है कि काफी कुछ गड़बड़ हुआ है। इससे पहले डस्का का भी जो मिसाल हमारे सामने है, तो ये एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए बार बार एक टेस्ट भी बन रहा है कि वो किस तरह से अपने आप को जाहिर करे कि वो एक आज़ाद इदारा है और वो तमाम सियासी जमातों के साथ मुनसिफाना तरीके से डील कर रही है। इसमें मेरे ख्याल में एक बहुत इंपॉर्टेंट वजाहत मैं करना चाहूँगी, क्योंकि जब रिकाउंट भी होता है तो रिकाउंट में आपके जो अनयूज बैलेट्स है, ये काउंटर फॉइल और बायोमेट्रिक्स की मैं बात नहीं कर रही, वो फोरेंसिक ऑडिट में आता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको रद्द कर दिया था, उस पिटिशन को, उस दरख्वास्त को। लेकिन काउंटिंग में भी अनयूज बैलेट्स तो देखे जाते हैं, और जाहिर अगर अनसील्ड बैग्स आपको मिलते हैं तो तशवीश तो होती है। तो ये तो होगी कानूनी मामला। लेकिन हम सियासी मामला देखें
तो सियासी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो स्ट्रैटेजी रही है, मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो आ गए हैं बाहर, मफाहमत की सियासत वो करते हैं, और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब की जो ट्वीट्स आप उसमें भी आपको नज़र आता है, मरियम नवाज जो है साफ साफ कह रही है कि ये धांधली हुई है, जबकि शहबाज शरीफ साहब जो है वो मोहतात अंदाज में अपने जो उनका रिवायती मोहतात अंदाज है उसको इरेगुलरिटी कह रहे हैं। अच्छी बात है, यहाँ ये चीज़ें मामले हल होने चाहिए। अगर हम 5% का कम फ़र्क है और उन्हें क्यों नहीं नोटिस किया, ये भी एक सवाल बनता है। इतनी देर क्यों लगी, जहाँ है जहाँ 50% था पड़ा था वो जल्दी रिजल्ट्स आ गए थे, यहाँ क्यों हुए? तो ये अच्छी बात है ना कि इससे जो इलेक्शन के मामला पे उसमें एतमाद तो खत्म होता है, लेकिन अगर कुछ हल होता हुआ नजर आता है तो ये भी एक मुस्बत बात है। ठीक है अंबर, आपका पॉइंट भी ऐड हो गया। इसके साथ ही सेगमेंट को क्लोज करते हुए अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ इन इंतखाबात में शिकस्त का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून ने खुशाब में सूबाई असेंबली की नशिस्त पर 10,000 से ज्यादा वोटों से कामयाबी हासिल कर ली है। 2019 के बाद मुल्क में 11 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए, जिनमें से तहरीक इंसाफ सिर्फ इन्हें 45 की नशिस्त जीत सकी है। इन इंतखाबात में अपोजिशन जमातों ने न सिर्फ अपनी नशिस्तें जीती हैं बल्कि हुकूमती नशिस्तों पर भी फतह हासिल कर ली है। PTI को 11 में से 10 सिमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई। अवाम ने हुकूमत को क्या पैगाम दिया है, जानते हैं अपने तज्जियाकारों से। जैकम खान साहब, देखिए पैगाम ये है कि जो PTI का नैरेटिव है वो काफ़ी नहीं है पीपल्स PTI की मकबूलियत को बरकरार रखने के लिए। अवाम उससे तवक्को करते हैं कि वो कुछ डिलीवर करे, और अवाम ये समझते हैं कि PTI एक हुक्मरान पार्टी के तौर पर डिलीवर नहीं कर पाई। अभी जो इंतखाबात हुए हैं ये पूरे 10 इंतखाबात ही बहुत वरीइंग होने चाहिए, लेकिन कुछ इंतखाबात तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ही वरीइंग होने चाहिए कि जिनसे ये मैसेज आता है कि PTI की जो मकबूलियत है, जिसको कहते हैं कि PTI इज़ इन द डिक्लाइन, नीचे की तरफ जा रही है, डाउन हिल की तरफ जा रही है। ख़ास तौर पे अगर आप कराची के इंतखाब देखें तो कराची जो इसने नशिस्त जीती थी, अब उसमें 5वें नंबर पर आना, और कराची को हार कर PTI अगली हुकूमत नहीं बना सकती। PTI ने जो उसका तरीका था, जिस तरीके से उसने हुकूमत बनाई, वो यही थी कि अगरचे एक सूबे में उसकी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी KP में, और 2 सूबों में उसने, और 2 सूबों के 2 इलाकों में अच्छी परफॉर्मेंस की। पंजाब में उसने, साउथ पंजाब में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, और कराची से बहुत सारी नशिस्तें ली, 14 नशिस्तें। तो अगर जो KP से बाहर, फ़र्ज़ करें KP में अगर उसकी पॉपुलैरिटी बरकरार भी रहती है और इससे बाहर निकल कर कराची में या पंजाब के उस इलाकों में जहाँ से उसने अच्छी परफॉर्मेंस की है, वहाँ से वो सीटें लूज़ करती है, अगर इतना भी उसका नुकसान होता है तो वो एक अच्छा क्रेडिबल तकड़ा कंटेंडर के तौर पर अगले इलेक्शन में नहीं जा सकती। तो मेरा ख्याल है कि PTI को अपना पूरी जो स्ट्रेटजी है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। अभी भी उसके पास टाइम है, परफॉर्मेंस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और अब अपने नैरेटिव से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अब खुदारा अब तो फाइनली जो है वो कंटेनर से नीचे उतरें और आकर परफॉर्म करें। ठीक है मोना, PTI गवर्नमेंट के लिए क्या मैसेज है आवाम की तरफ से? क्या हुकूमत अभी तक डिलीवर नहीं कर सकी जो वादे किए गए थे? देखिए, एक तो बात यह है कि जो भी हुकूमतें वक्त होती है उनके लिए थोड़ा सा जो भी मुकाबला होता है वो सख्त होता है अमूमी तौर पे, और उसकी वजह यह है कि जाहिर है अवाम के पास ज्यादा पैमाने होते हैं जिसकी बेसिस पर इनकम्बेंट गवर्नमेंट को जज किया जा सकता है, जिसमें परफॉर्मेंस है, फिर अपोजिशन की जो तनकीद है वो कितनी लेजिट है या इलेजिटिमेट है वगैरह वगैरह। तो इस तरह के ज्यादा पैमाने होते हैं अवाम के पास। अपोजिशन के लिए तो ऐसे पैमाने नहीं, ऑल्दो ये कि जो मौजूदा अपोजिशन है वो ये कि वो बहुत जैसे कहते हैं बरसा बरस तक पाकिस्तान के हुक्मरान रह चुके हैं, लेकिन फिर भी एक जो वीक मेमोरी, एक जाहिर कमजोर एक मेमोरी जरूर हम तमाम की है। हमारा बड़ा एक फास्ट पेस मीडिया है, सब कुछ है, हम फौरन अगली खबर पे, अगले इवेंट पे हम जंप करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो बाकी चीजें एज सच मैटर करती हैं। मैटर क्या करता है? मैटर ऑपोजिशन ऑफ द डे के लिए ये करता है कि वो इस वक्त क्या बातें कर रहे हैं। अगर वो अवाम के दिलों को छू रहे हैं तो अवाम यकीनन इस बात पे आमादा होते हैं कि हाँ, अगर ये बात ठीक कर रहे हैं तो ये फिर ऑब्वियसली इनका काम भी ठीक है या इनकी डिलीवरेंस भी ठीक होगी। अच्छा, महंगाई का फैक्टर मुझे लगता है इसको हम डिस्काउंट नहीं कर सकते। ये हुकूमत की अपनी सफ़ों में भी ये बात फील होती है, इस बात का एहसास है कि खास तौर पे महंगाई को लेकर वक्त कम और मुकाबला सख्त वाली बात है। इस चीज़ को फौरी तौर पर अरेस्ट करना है। जो भी चीज़ें हैं, जो ये एक टग ऑफ वॉर है ना कि कौमी खजाने के ऊपर बोझ कम डालें या फिर आवाम के ऊपर बोझ कम डालें, क्योंकि दोनों में से
किसी एक के ऊपर भी अगर बोझ कम रहेगा तो दूसरे पार्टी पर बोझ पड़ेगा। ये ट्रेड ऑफ है। मुझे लगता है अब इस टग ऑफ वॉर को भी रिकंसाइल करने का वक्त आ चुका है। अवाम की तरफ अपनी रिसोर्सेज वक्त करने का भी टाइम आ चुका है। बजट की आमद है। पिछले बजट्स में उस तरह के रिलीफ खास तौर पे जो सैलरीड और पेंशन क्लास है उनको नहीं मिला जो कि उनकी एक्सपेक्टेशन थी और जो उनको बिल्कुल हक उनका था, उन्हें मिलना चाहिए था। इस दफा इस मरतबा का बजट मुझे लगता है बड़ा डिसाइसिव फैक्टर होगा पीटीआई के लिए। और जहां तक मेरी इत्तला है कि इसके ऊपर बहुत अग्रेसिवली काम किया जा रहा है। ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी आप देख रहे हैं कि पे दर पे चेंजेस हैं, ये भी इसी की एक कड़ी है कि वो चाह रहे हैं कि बजट इस वक्त इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो कि हमारे लिए वर्कआउट कर जाए। बट फॉर पॉलिटिकल मेरा ख्याल है बैटलफील्ड अभी जो आप बात कर रहे हैं, मैं इत्तेफाक करती हूँ कराची बड़ा डिसाइसिव था। कराची भी डिसाइसिव, साउथ पंजाब भी डिसाइसिव और यकीनन अगर आइंदा वक्तों के लिए वफाकी हुकूमत में आना है तो इन दो फैक्टर्स को यहाँ पर अपने वोट बैंक को बरकरार रखना होगा। बिलखुसूस अगर मैं बात करूं कराची की, जितने बाई इलेक्शंस हुए मुझे लगता है मोर और लेस नौशहरा के अलावा सारे वो बाई इलेक्शंस थे जो कि थे ही लूजिंग, जो भी पार्टी अभी जीती है पीटीआई के अलावा उन्हीं के पास थे। ख्वाह वो डस्का हो या फिर ये खुशाब का इलेक्शन हो, वहां पर जो मजूम जो पुराने जो कैंडिडेट थे उनके फिर रिश्तेदार आके उन्होंने कंटेस्ट किया, जीते। लेकिन ये कराची वाला इलेक्शन बहुत टेलिंग है। फैसल वाडा जो कि इतने पॉलिटिकल हैवी वेट नहीं है, कतन नहीं है शहबाज शरीफ के कंपैरिजन में, बेशक मार्जिनल वोट से, लेकिन उन्होंने अगर शहबाज शरीफ साहब को हराया था, वो जमात अगर 5वें या 6ठे नंबर पे आ रही है तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन है। मैं याद ये भी करना चाहती हूँ कि वजीर आजम ने गालिबन इसके एक रोज बाद कहा था कि मुझे कभी कभी टिकट अलॉट करने में मुझसे गलती हुई है और मैं सोचता रहता हूँ इस बारे में वगैरह वगैरह। मुझे लगता है ये भी बात सही है कि जो भी कैंडिडेट थे उस लेवल के या उस स्टैचर के नहीं थे पॉलिटिकली स्पीकिंग जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब थे। लेकिन फिर भी अगर फैसल वाडा साहब शहबाज शरीफ साहब को हरा सकते हैं मार्जिनल वोट से भी, तो इसका मतलब ये है कि वो जो एक बहुत ही ज्यादा एक हम देख रहे थे पीटीआई के लिए बहुत एक फेवरेबल हवा थी, वो यकीनन इस वक्त मौजूदा एग्जिस्ट नहीं करती और वो उसकी यही वजह है कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। और शायद एक उम्मीद का वोट था जो पीटीआई को मिलता था जो कि अब नहीं मिला 2019 के बाद से बहुत सी जगहों पे। अंबर, एक आम आदमी जब वोट कास्ट करता है उसके जहन में क्या चीजें होती है, वो क्या फैक्टर्स देख के वोट कास्ट करता है? लेट्स सपोज अगर आपने पिछले इलेक्शन में पीटीआई को वोट दिया था और अब अगर आपका माइंड चेंज होता है तो वो कौन से फैक्टर्स होंगे जो इस पे असरअंदाज हो रहे होंगे? देखिए, सबसे पहले तो जाहिर है लोगों को डिलीवरी ऑफ सर्विसेज चाहिए होती है। पीटीआई को नहीं अमर, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। डॉक्टर नाजिर महमूद साहब जी, आपका जो सवाल है कि अवाम क्या पैगाम दे रहे हैं, मेरे ख्याल है सिर्फ एक पैगाम नहीं दिया जा रहा, अवाम कई पैगाम दे रहे हैं। सबसे पहला पैगाम तो यही दिया जा रहा है वो 2018 के इलेक्शन के बारे में है कि जो भी अगर पार्टी अपनी मकबूलियत से अपने बल पर इख्तिदार में आती है तो उसकी मकबूलियत इतनी जल्दी कम नहीं होती। ये हम देखते हैं कि कोई भी पार्टी आती है, ये तो मुमकिन है कि 3-4 साल बाद 5 साल बाद जाकर उसकी मकबूलियत कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आने के 1-2 साल के ही अंदर पार्टी की मकबूलियत का ग्राफ इतना नीचे गिर जाए कि वो पैदर पे तमाम इलेक्शन हार जाए। तो ये पहला पैगाम तो अवाम ये दे रहे हैं कि जो नून लीग का बयानिया है 2018 के इलेक्शन के बारे में वो दुरुस्त है, तो अवाम ने उसको अप्रूव किया। पहला पैगाम तो ये है। दूसरा पैगाम जो है वो पीटीआई के बारे में ये है कि पीटीआई का जो बयानिया चल रहा है खान साहब का और उनके सारे वुज़रा का, उसको अवाम ये पैगाम देकर रिजेक्ट कर रहे हैं कि अब बहुत हो गया। आप जो बार बार एक इनका बयानिया था क्या, सिर्फ एक ही सिंगल पॉइंट इनका बयानिया था कि लूट लिया, खा गए, बाहर चले गए, सब लूट लिया, सब लूट लिया। अब आज तक, यानी आज भी आप खान साहब की तकरीरें सुन लें, वो वही दोहराते हैं कि जी इन्होंने लंदन में ये बना लिया, ये अब लोग इनसे तंग आ चुके हैं। तो अवाम दूसरा पैगाम ये दे रहे हैं कि भाई ये आपका बयानिया पिट चुका है, ये ख़त्म हो चुका है, इसमें अब यानी ये एक फटा हुआ ढोल है जो ये बजाए चले जा रहे हैं 3 साल से। तो अवाम का दूसरा पैगाम तो ये है। तीसरा पैगाम ये है अवाम का कि जी हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही, और वो परफॉर्म क्यों नहीं कर रही अवाम को पता होता है। देखें 4-6 जो है वो बड़ी आपकी वजारतें होती हैं, वजारत दाखिला होती है, वजारत तालीम, वजारत सेहत, वजारत खारजा, 4-6 जो भी होती हैं, वजारत ख़जाना, उसको देखा जाता है ना। तो आप देखें सबसे पहले बराह रास्त ताल्लुक जो है वो वजारत ख़जाना से होता है। अब ख़जाना का ये हाल है कि ख़जाना हमारा खाली पड़ा हुआ है, अभी तक हम जो है वो लोगों से मांग मांग के काम चला रहे हैं। कहीं भी 3 साल में अपने पैरों पे खड़ा करने की बात
नहीं हो रही है। और इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो है वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। लाइनें देख लें आप, अभी तक जो है वो लोग शक्कर के लिए लाइन लगा रहे हैं, किसी भी चीज़ की कीमत ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अच्छा, बेरोज़गारी बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें ये हैं कि आवाम जो आपकी मालियाती पॉलिसी है या ख़जाना की पॉलिसी है उसको भी आवाम ये पैगाम दे रहे हैं कि ठीक नहीं है। फिर आप सेहत का देख लें कि अब जब से ये आए हैं इन्होंने जो आवाम से बराह रास्त ताल्लुक़ होता है वो दो चीज़ों का, तालीम और सेहत का। अब तालीम में इन्होंने जो है वो जो काम करना था वो नहीं किया कि हम यकसा तालीमी निज़ाम लाएंगे। आप बताइए कि कौन सा कोई आपने कॉलेज या स्कूल सरकारी देखा है जिसको ये किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल के लेवल पर ले आए हों 3 साल में? 3 साल से ये जो है वो यकसा नसाब की बात जो है वो दोहराए चले जा रहे हैं। आवाम इस झांसे में आने वाले नहीं। बेसिक फैसिलिटीज जो है हर तरफ से जब मायूसी है तो अस्पताल वैसे ही है। और आखिरी जो पैगाम आवाम दे रहे हैं वो पैगाम ये है कि आवाम नून लीग का जो बयानिया है वोट को इज्जत दो वाला, उसके साथ हैं। जब भी नून लीग के उम्मीदवार जो है इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, अब वोट को इज्जत देना पड़ेगी। ठीक है, अंबर आप क्या कहेंगी? जब खुशाब का इलेक्शन हो रहा था, सुबह एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्विटर अकाउंट था, उस पे खातून की वीडियो ट्वीट उन्होंने की थी जिसमें एक खातून बैठी हुई थी एक जबरदस्त किस्म के बाग में बाहर अपने बरामदे में, और उनसे पूछा गया था कि आपने वोट दिया इमरान खान को, क्या समझती है? उनका कहना था कि करंट अकाउंट डेफिसिट अब क्योंकि अब ठीक हो गया है, यानी कि अब मैंने खबरें देखना मैंने बंद कर दी है क्योंकि इमरान खान आ गए। अब आप डिस्कनेक्ट देखें करंट अकाउंट डेफिसिट से, कि आप आटा जो अंबर आपकी आवाज बिल्कुल ठीक से नहीं आ रही। मुसव्विर सोहरावर्दी साहब, देखें बात यह है कि दो किस्म की बात है। पहली बात यह है कि 2018 के इंतखाबात हुए, इमरान खान साहब ने 4 सीटों से हिस्सा लिया, 1 सीट रखी और 3 सीटें उन्होंने छोड़ी। उनमें से 2 सीटें वो फ़ौरन ही हार गए, मसलन लाहौर वाली भी हार गए और पेशावर वाली भी हार गए। लाहौर से ख्वाजा साद रफ़ीक जीत गए और पेशावर से बिलोर साहब जीत गए। जो सीटें इमरान खान साहब ने 2018 के इंतखाबात में जीती, वो उसके 1 माह बाद जो इंतखाब हुआ उसमें वो सीटें वो नहीं रिटेन कर सके और वो सीटें अपोजिशन ने जीत ली थी। लिहाजा ये ज़िमनी इंतखाबात में जो PTI की हार का सिलसिला शुरू हुआ वो तो 2018 के इंतखाबात से अगले ही लम्हे शुरू हो गया था। ये कोई नया नहीं है, क्योंकि हमने बहुत कम देखा है कि जो वज़ीर आज़म ने और पार्टी के हेड ने जो सीट छोड़ी हो वो वही सीट पार्टी रिटेन ना कर सके। अब देखें ना, लाहौर में तो हुमायूं अख्तर को टिकट दिया गया, पेशावर में भी बहुत अच्छा टिकट दिया गया, लेकिन वो दोनों सीटें इमरान खान ने जो छोड़ी वो हार गए। जबकि उसके मुकाबले में हमजा शहबाज ने जो सीट छोड़ी उस पर शायद खाकान अब्बासी को वो ले आए और जीत लिया। हमने ये भी देखा कि जब नवाज शरीफ नाअहल हुए और उसकी वजह से जो सीट खाली हुई उस पर उन्होंने बेगम कुलसूम नवाज को खड़ा किया जो कैंसर की पेशेंट थी और दौरान कैंपेन ही उन्हें बाहर इलाज के लिए जाना पड़ा, लेकिन वो सीट मुस्लिम लीग नून ने रिटेन कर ली क्योंकि उनकी अपनी सीट थी। तो एक तो जो 2018 के इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी पे और वो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो PTI की मुसलसल हार से भी उठता है कि जो ही RTS नहीं बैठता तो ही PTI हारना शुरू कर देती है। अगर RTS बैठेगा तो PTI जीतेगी और अगर RTS नहीं बैठेगा तो PTI का जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर मेरा मतलब है कि ख़ास किस्म के गार्ड जब तक पोलिंग स्टेशन पे नहीं होगा तब तक PTI नहीं जीत सकती है। हम ये हमेशा हमने देखा है कि ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत को एज होता है, हुकूमत का एज भी होता है, फिर हुक्मरानी का एज भी होता है, फिर इलेक्शन लड़ना आसान भी होता है जब आप हुकूमत में होते हैं। ऑपोजिशन तो हमेशा कमज़ोर पोजीशन पे होती है ज़िमनी इंतखाबात के दौरान। लेकिन ये भी हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि इन ज़िमनी इंतखाबात में ऑपोजिशन मजबूत और ताकतवर पोजीशन में है और हुकूमत बहुत कमज़ोर पोजीशन में है। देखें ना, पहले नंबर से 5वें नंबर पर आ जाना। अब जो आपने सर्वे कराए हुकूमत ने, जिनको हुकूमत के ही ट्रॉल अकाउंट से और हुकूमत के ऑफिशियल अकाउंट से और उनके वुज़रा उन सर्वेस को बार बार ट्वीट करते रहे, वो इतने जाली थे, उनको हल्के की इतनी सेंस नहीं थी कि आप दूसरे नंबर पर भी नहीं आ रहे थे, तीसरे पर भी नहीं आ रहे थे, चौथे पर भी नहीं आ रहे थे और आप कह रहे थे कि हम नंबर 1 हैं।
मतलब ऐसे सर्वेस करा के हुकूमत, मतलब ये तो ऐसे ही है जिस दिन खुशाब का इलेक्शन था तो ट्विटर पे टॉप ट्रेंड था कि खुशाब इमरान खान का है। अब ये तो खुशाब के लोगों ने फैसला करना था ना कि खुशाब इमरान खान का है या नहीं है। अगर ट्विटर ट्रेंड्स पे इलेक्शन जीते जा सकते फिर तो पीटीआई की सारी नशिस्तें होती हैं 344 की। यानी आपके ख्याल में ट्विटर ट्रेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पॉलिटिकल लीडर्स की जो पॉपुलैरिटी होती है उसका ताल्लुक परफॉर्मेंस से होता है, कारकर्दगी से होता है। अंबर, आपकी बात अधूरी रह गई थी, कंप्लीट कीजिएगा। कोशिश करूंगी। मैं भी कुछ यही कह रही थी कि जो ट्विटर पे एक ट्वीट किया था ना उस खातून का कि करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक हो गया, यानी कि सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। जाहिर है अवाम जो है वो परेशान होती है जब डिलीवरी नहीं होती, और अगर वो अपोजिशन के लिए वोट कर रही है, जो इस सूबाई हुकूमत उसकी भी नहीं है, जो विफाक में भी नहीं है, जो वो सड़कें नाली वगैरह वो नहीं दे सकती, तो फिर ये वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जरा सोचना चाहिए। दूसरी तरफ फिर आपको ये भी सोचने की मजबूरी कि क्या जीत रही है, जिस जमात के सरबराह जो हैं वो मौरूसी सियासत में यकीन करते हैं। खुशाब में ही देख लें, वहां भी वालिद जो है उनका इंतकाल हो गया था, बेटे जो है वो उम्मीदवार था, वो जीत गया। तो फिर ये 2-3 चीजें हैं जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है उसका बयानिया यानी कि अवाम ने रद्द किया है, क्योंकि उनकी जिंदगियां मुश्किल में हैं। क्योंकि हमने देखा है कि अप्रैल में महंगाई जो है वो पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा है। फिर दूसरी तरफ आप ये भी देखते हैं कि जिस तरह से महंगाई में तो इजाफा हुआ है, लेकिन जो बाकी जो करप्शन का नारा था वो सब कहाँ है, वो क्यों नहीं मान रहे लोग, क्या हल्के की सियासत वो नहीं जानते। मेरे ख्याल में एक और पॉइंट बहुत अहम है सर्वेज और पोल्स के हवाले से, क्योंकि मुजम्मिल साहब ने भी वजाहत की थी और मोना ने भी जिक्र किया था। देखिए, जहां जब आप कराची के लोगों से बात करते हैं जो हल्के में वहां रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन सबको मालूम था कि एक तरह से जो तरक्याती काम जो करवाया था उससे कबल, उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ फायदा हुआ था, कुछ कॉन्सेंट्रेट किया था। और दूसरी तरफ उन्होंने कुछ ऐसे जैसे कुछ ऐसी सियासी जमातों और ऐसी एथनिक ग्रुप्स के साथ भी उन्होंने कुछ अपने उनके वोट हासिल किए थे जिससे फायदा हुआ था। तो यही जाहिर होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर कारकर्दगी दूसरी एक तरफ है तो उनकी इलेक्शन स्ट्रैटेजी भी जो है, चाहे बाय इलेक्शन में हो, उनको जब एडवांटेज भी है वो भी नाकाम नजर आती है। तो दोनों तरफ से आपको एक ये उनके लिए मेरे ख्याल में एक सोच विचार की जरूरत है कि व्हाट दे आर डूइंग रॉन्ग। और जब उनके आप बयानात देखते हैं, जब ट्वीट्स देखते हैं, जब मीडिया पे अपीयरेंसेस देखते हैं, मुझे नहीं यकीन आता कि उनको एहसास है कि इस वक्त कितना अनरेस्ट है, यानी कि उनके जो इनकम्बेंसी फैक्टर है वो उनके कितना खिलाफ जा रहा है और कितनी जल्दी गया है। ठीक है, आपके ख्याल में अवाम ने जो मैसेज दिया है उसका मतलब ये है कि लोगों को तालीम और सेहत की मुनासिब सहूलियात नहीं मिल पा रही। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, वापस मामलात पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान को अशराफिया के एक छोटे से तबके ने अपने कब्जे में ले रखा है। ताकतवर करप्शन का हिसाब देने को तैयार नहीं है और हमारा इंसाफ का निज़ाम ताकतवर को नहीं पकड़ सकता। हमारा इंसाफ का निज़ाम ताकतवर को नहीं पकड़ेगा तो मामलात बेहतर नहीं होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना है। हमारा सवाल ये है कि निज़ाम में बेहतरी के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है। मुज़म्मिल सहरवर्दी साहब। देखें, बात यह है कि हुकूमत है इमरान खान साहब की, उन्हें चाहिए कि वो ऐसे कवानीन बनाएं, ऐसी कानून साजी करें कि बड़े लोगों को सज़ा हो सके। उन्हें चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट उन्हें कह रहा है कि मुल्क में एहतसाब अदालतों की कमी है और मुकदमात ज़्यादा हैं और एहतसाब अदालतें मज़ीद बनाई जाएँ, तो वो क्यों नहीं मज़ीद एहतसाब अदालतें बनाते ताकि मुकदमात के जल्द अज जल्द फ़ैसले हों। वो क्यों नहीं ऐसे ऑर्डिनेंस और ऐसे कानून लाते जिनसे ऐसी सख्त सज़ाएँ हो सकें। अगर उन्हें एतराज़ है कि नामजदगान की ज़मानतें हो रही हैं तो वो हुकूमत में है, वो कानून बना दें कि नामजदगान की ज़मानत नहीं हो सकेगी और नैब लॉ में अमेंड कर लें। उन्होंने पहले भी तो ऑर्डिनेंस के ज़रिए बिजनेसमैनों को नैब से निकाला है, तो वो ज़मानत का हक़ ख़त्म कर दें, कानून बनाएं, हुकूमत का अख्तियार है। और कहें कि जब तक ट्रायल का फ़ैसला नहीं होगा तब तक मुल्ज़म अंदर रहेगा और ज़मानत नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऐसी कानून साजी भी ना करें और सिर्फ बयानबाजी करें तो उसका क्या मतलब है। जब आपको सुप्रीम कोर्ट कहे कि आप एहतसाब अदालतें बना दें और आपकी वजारत कानून
कानून मजीद एहतसाब अदालतें बनाने के लिए तैयार ना हो और आप जब दिल चाहे आप खड़े होकर निज़ाम इंसाफ को तानाजनी करनी शुरू कर दें तो ये ठीक नहीं है। अगर उनका ख्याल है कि नहीं हो रहा सही इंसाफ, तो अगर ताख़ीर है तो अदालतों की तादाद में इजाफा करें, जजेस की तादाद में इजाफा करें। मुल्क के हाई कोर्ट्स में इस वक्त भी जजेस की असामियाँ खाली पड़ी हैं और जजेस की तैनातियाँ नहीं हो रही। लाहौर हाई कोर्ट में अभी 10 असामियाँ खाली पड़ी हैं, हालांकि 13 आपको 1.5-2 साल बाद लगे हैं। पेशावर हाई कोर्ट में खाली पड़ी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनाती के लिए कितना तनाज़ा हुआ। तो इसलिए जजेस की तैनातियाँ करें, इवनिंग कोर्ट्स बनाएं, एहतसाब के कवानीन को सख्त करें, ज़मानत के कवानीन ख़त्म करें, जो काम है वो करें। तकरीर करना तो वज़ीर आज़म का काम नहीं है, तकरीर करना तो अपोजिशन का काम है। ये अपोजिशन का काम है कि वो इस तरह की तकारीर करे और तनकीद करे। वज़ीर आज़म का काम है कि वो एक्शन करे, काम करे, इस्लाहात करे, ऐसे कवानीन बनाए, ऐसी इस्लाहात लाए जिससे ये हो। हमारा वज़ीर आज़म है वो रोज़ एक तकरीर करके हमें सुना देता है जिसके पीछे एक्शन कोई नहीं होता। मेरा मतलब है पुलिस में इस्लाहात ले आए, उसमें इनको किसने रोका है? वो अगर नैब के कवानीन मजीद सख्त करना चाहते हैं, लोगों की जायदाद जब्त करना चाहते हैं, उसके भी कवानीन बना लें। लेकिन अगर आपने करना कुछ नहीं है, वज़ीर आज़म को अमली तौर पर करना चाहिए, सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, जब इमरान खान साहब गवर्नमेंट में आए थे तो लोगों की बड़ी उम्मीदें थी उनके साथ जो वाबस्ता थी। लोग समझते थे कोई मैजिक हो जाएगा, हर चीज़ एकदम से बदल जाएगी, नौकरियां मिलेंगे, घर मिलेंगी, रिफॉर्म्स हो जाएंगी, जुडिशल रिफॉर्म्स, इसके अलावा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और बहुत सारे शोबों में, तालीम में, सेहत में। लेकिन वो सब कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। अभी तक वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि हमें ये करने की ज़रूरत है, ये करने की ज़रूरत है, लेकिन करना तो उन्होंने खुद ही है, जैसे भी सोहरावर्दी साहब ने कहा। तो क्या उम्मीद है आपको आने वाले दिनों में क्या कुछ ऐसा होगा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा ऐसा होगा, क्योंकि बुनियादी जो बात है इसमें 2-3 चीज़ें अहम हैं जो ये वज़ीर आज़म बार बार कहते हैं। आज भी इन्होंने कहा है कि ताकतवर जो हैं वो कानून से बच जाते हैं, कानून उनको नहीं पकड़ता। अच्छा, ये जो एक ये बयानिया है ताकतवर का और कानून से निकलने का, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। पूरी पाकिस्तान की तारीख़ में इस बयानिए के ज़रिए जो है वो सियासतदानों को टारगेट किया गया है। यानी जिनको हम ये कहते हैं ना बार बार के ताकतवर थे, निकल गए ताकतवर। देखें कौन ताकतवर था? भुट्टो साहब बड़े ताकतवर थे, उनको कानून ही इस्तेमाल करके उनको ऐसे मसल कर फेंक दिया गया। वो कानून ही था। अगर वो वाकई ताकतवर होते तो ताकतवर है कौन, इसका फैसला हो ना। सियासतदान अगर ताकतवर थे तो वो कैसे मसल के फेंक दिए गए? बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी जो है वो बरसों कानून के ज़रिए ही उनको दिख किया गया, उनको सज़ाएं की गई, मुकदमात बनाए गए। अगर वाकई में ये बात इनकी सही है इमरान खान साहब की, और वही ताकतवर हैं जिनको ये कहते हैं टारगेट करते हैं बार बार, तो वो कैसे जरदारी साहब जो है वो इतने बरस जेल में रहे और उन पर कोई चीज़ साबित भी नहीं हुई, फिर वो बाहर निकल गए। खुद नवाज शरीफ साहब अगर उनको ताकतवर कहा जाता है तो ये कौन सा कानून है और कौन से ताकतवर हैं जिनको कानून के ज़रिए ही पकड़ा जाता है, सजाएं दी जाती हैं और उनको फिर यहाँ से मुल्क से जाना पड़ता है। तो ये सारी बातें क्या साबित करती हैं? ये साबित ये करती हैं कि हमें ताकतवर की डेफिनेशन को देखना होगा। ये बयानिया कि जी सियासतदान ताकतवर हैं और वो कानून से निकल जाते हैं, ये बयानिया गलत है। ये बयानिया इस्तेमाल करके सियासत और जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो असल ताकतवर है, मैंने पहले भी एक बात ये कही थी कि असल ताकतवर वो होते हैं जिन पर आप तनकीद नहीं कर सकते, जिन पर सवाल नहीं उठा सकते, जिन पर मुकदमे नहीं चल सकते, जिनको सजा नहीं दी जा सकती। असल ताकतवर वो होते हैं। तो अगर ताकतवर को वाकई में लेकर आना है तो एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। उन तमाम ताकतों का एहतसाब होना चाहिए जो अब तक एहतसाब से बालतर रहे हैं। बड़े बड़े सानहे हुए हैं इस पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन उन सानहे के जो जिम्मेदार लोग थे उनकी रिपोर्टें गायब कर दी गई, उनमें से किसी को कोई सजा नहीं हुई, बल्कि बाइज्जत तरीके से उनको रुखसत किया गया है। तो ये सारा बयानिया मुझे तो एक ड्रामा लगता है। इसको सही करने के लिए आपको बुनियादी चीजें जो है वो दुरुस्त करनी पड़ेंगी, करने की जरूरत है। अंबर, आप क्या समझती हैं क्या होना चाहिए निजाम में बेहतरी के लिए? इस पे तो इतनी बात हुई है, इतनी बार बात हुई है कि किस तरह से आपको जो पेंडेंसी है खत्म करनी चाहिए, तरबियत देनी चाहिए, अदालतों में कुछ इजाफा करना चाहिए, जो इस्लाहात हैं उस पर संजीदगी से जो है रिपोर्ट्स बने, फिर अमल दरामद हो। 2.5 साल गुजर गए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो कहने की जरूरत है, और वो ये है कि बहुत सारे कुछ ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिसमें ताकतवर लोग मुलविस हैं या थे, लेकिन उनकी जाहिर है उन पर उनको सजा नहीं। मैं मिसाल देती हूँ आपको, ये जो साहिवाल का जो सानेहा था, आप देखिए 2019 में हुआ, उनमें से एक अफसर जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का था जिसपे फर्द जुर्म भी आई हुई थी,
उसको सितारा शुजात मिला। वो केस कहाँ गया? वो एक हाई प्रोफाइल केस था जहां आप मासूम, एक फैमिली थी जो वाज़े तौर पर मासूम थी, एतराफ़ भी क्या कि वो ऐसी कोई काम में मुलव्वस नहीं थी, उन पर उनको मार दिया गया, बेदर्दी से मार दिया गया, उनके बच्चों को भी मार दिया गया, उनके बच्चे यतीम भी हुए। लेकिन क्या हुआ उसका आगे? फिर आप देखें कि दूसरी जानिब एक बहुत ताकतवर रियल एस्टेट एजेंट है जहां हुकूमत के करते हैं, जो रियासत मदीना की बात करते हैं और तो हमें उस तरह का निज़ाम अदल भी लाना होगा। ठीक है जैगम खान साहब, वो कहते हैं कि कुत्ता कान ले गया। वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि कुत्ते के पीछे भागते रहो, ये मत देखो कि कान तुम्हें लगा हुआ है या कान उतर चुका है। देखिए पिछली जितनी करप्शन हो गई उसका हिसाब हो सकता है या नहीं हो सकता। जाहिर है इस वक्त जो है एहतसाब के इदारे तो ओवर ड्राइव में है, शायद ही कोई सियासतदान है जो PTI से बाहर है और उनसे अभी तक वो बचा हो। लेकिन अहम सवाल ये है कि इस वक्त और मुस्तकबिल में करप्शन को रोकने के लिए PTI ने क्या किया है। असल सवाल तो ये है, क्या इस वक्त करप्शन ख़त्म हो गई है? क्या इन 2.5 साल में करप्शन नहीं हुई? क्या उन्होंने ऐसे इक़दाम किए हैं जिसकी वजह से मुस्तकबिल में करप्शन ना हो? मेरे लिए तो ये रिफॉर्म्स, ये बात सबसे ज़्यादा अहम है कि गवर्नेंस की जो रिफॉर्म्स चाहिए थी उस पर कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सिविल सर्विसेज में जो रिफॉर्म होनी थी, आफ्टर ऑल सिविल सर्वेंट्स के बगैर तो कोई करप्शन नहीं हो सकती किसी इदारे में। आपने जो उनके सिस्टम्स ठीक करने थे आपने कुछ किया? कुछ नहीं किया। जो बैनुल-अक़वामी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी लाई जाती है, जो दुनिया भर के मेयार है, ये एक साइंस बन चुकी है ट्रांसपेरेंसी की, क्या उसको सीख कर कुछ करने की कोशिश की गई? बिल्कुल नहीं की गई। जो तमाम तर करप्शन का मामला है वो एक सियासी बयानिए तक महदूद है और पाकिस्तान की आला तरीन अदालतें बार बार कह रही है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कह रही है, पाकिस्तान की हाई कोर्ट कह रही है कि करप्शन को और नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत अफसोसनाक है। ठीक है मोना, आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, मुझे लगता है देखिए इस्लाहात की बात है, केसेस तो बहुत सारे लोगों ने गिनवाए हैं और तमाम ने बहुत सारे ऐसे मुकद्दस गाए और है जो अनटचेबल्स हैं उनका तस्करा किया है कि जिनके ऊपर आप हाथ नहीं डाल सकते या जिनके ऊपर तनकीद नहीं, वो बिल्कुल बात सही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी देखना होगा ना कि आवाम के लिए ये जो नारा है या ये जो करप्शन के हवाले से ये बातें कितनी अपीलिंग क्यों है। इसलिए अपीलिंग है कि बहैसियत शहरी आप जिस जगह चले जाएं, आपने अपनी छोटी से छोटी फाइल मूव करवानी हो, आपने पुलिस थाने में अपनी जेन्युइन FIR दर्ज करवानी हो, उसको आगे फॉलो अप करना हो, अस्पताल चले जाएं, वहां पर अच्छा मयारी आपको इलाज चाहिए, वो अपनी जिंदगी का आपका मामला हो, जिंदगी मौत का सवाल हो, हर मामले में आपको पैसे देने हैं, हर मामले में अकरबा परवरी है, हर मामले में रेड टेपिज्म है। तो इन चीजों के होते हुए जाहिर है कि एक बहुत अपीलिंग नारा है तमाम अवाम के लिए, क्योंकि अवाम बहुत तंग आ चुके हैं। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका जो हल है वो इतना आसान नहीं है। इसका हल वही है कि हमारे सिस्टम में एक इनर्शिया है जिसको हमने ओवरकम करना है और उसको ओवरकम करके ही करप्शन का हम लोग उससे निजात हासिल कर सकते हैं। ये हम नहीं कह सकते, आई एम सॉरी। एक बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि जो अनटचेबल्स हैं उनके ऊपर हाथ डालें, उनको पकड़ें, असल तो जड़ वही है, इस पे कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी बात भी बिल्कुल वाजिब है कि ये जो कह रहे हैं ना कि नहीं जो इस वक्त निज़ाम है वो बिल्कुल ठीक है, आप इसके बाद आगे आके देखें आप निज़ाम नहीं, मौजूदा निज़ाम की ही वजह से प्रॉब्लम है। और ये जो बात एक गालिबन हुई हमारे साथी ने की कि कौन है पावरफुल वो है जिसका वक्त नहीं है, सॉरी जिसका वक्त है, जिसका वक्त चला गया है वो पावरफुल है, जिसका वक्त चला गया उसकी पावर खत्म हो गई। मोना आपका पॉइंट भी ऐड हो गया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। मोना तमाम शरकती राय का इजहार किया। नाज़रीन इसके साथ ही व्यूज मेकर से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।